फ्रेंड्स, वेरी गुड गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, जैसे कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हमने एंग्लो सेक्शन जो पीरियड है इंग्लिश का, वो हमने वहाँ तक किया था। उसके बाद हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे भी बात की थी। हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। बड़े फ्रेंड्स, अभी जो हमारा एक जो चीज़ रहती है बिफोर चासर, क्योंकि चासर जो है माना जाता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो फिलहाल अनसर्टेन है, पर ज्यादातर माना जाता है 1343 है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की बात करें 343 1343 ही माना जाता है। तो हमारा जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वो 1066 में खत्म हो जाता है। वी स्टार्ट फ्रॉम 450 टू 1066 या 1066 तक। अब इसके बाद ओल्ड इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश का वजूद शुरू हो जाता है। और चासर एक ऐसे ब्रिज हैं इन दोनों के बीच में। ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश का टाइम जो है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं चासर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे टॉलेस्ट राइटर हैं। तो हमने कोशिश की कि क्योंकि बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने को हमें जर्नल आपकी वो जो बुक्स हैं, मार्केट बुक्स में नहीं होता है, आपकी बुक्स में नहीं होता है। तो हमने डीप स्टडी करके ऐसा कोशिश की कि कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, क्योंकि मान लो इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश में वो नहीं लिखी गई, जो मिडिल इंग्लिश है या आज की इंग्लिश है। तो हो सकता कुछ उसमें मिक्सअप था। ओल्ड इंग्लिश है उससे पहले, जैसे नॉर्मन कल्चर जो था, नॉर्मन सोसाइटी थी, उसकी जो डायलेक्ट्स थे उसमें मिक्स थी। लेटिन का भी उसमें रोल था, फ्रेंच का उसमें रोल था। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड रेस्पेक्टेड एस्पेरेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने कोशिश की कि इस पीरियड को पहले मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा हमारे लिए इजी रह जाता है। क्योंकि यही जो चीज़ है जिसमें कंफ्यूजन रहती है चासर की एज से पहले, और इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा, मैंने कोशिश की कि इस चीज़ पे काफी मुझे 2-3 दिन लगे मुझे इसको मटेरियल को। हालांकि मैंने पहले भी इस पे काम किया था, फिर भी मैंने इसको रिफाइन करने के लिए दोबारा से अच्छी तरह से इसको, ताकि ये बिल्कुल अच्छी एक आइटम बने, तो काफी मेहनत लगी है। तो ये पीरियड जो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर चासर, चासर से पहले। तो जाफरी चासर जो है, उनसे पहले भी कुछ चीजें थी लिटरेचर की, और वो किस हाल में थी और कौन कौन सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चासर जिनकी एज माना जो हमने चासर की एज की बात की कि बिफोर चासर से, जिनकी चासर की एज से पहले वाला जो पीरियड है हमारा, 450 से लेकर 1340 तक। क्योंकि 1340 से एज ऑफ चासर शुरू हो जाती है। और आपको नेट में क्वेश्चन आए कि एज ऑफ चासर क्या है, तो 1340 से शुरू होती है, 1340 से 1400 तक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए जाफरी चासर की, तो डेट ऑफ बर्थ चासर की 1343 है। एग्जैक्ट जो डेट से ईयर है, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो मैं अब चलो बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर चासर। तो इन सम देयर आर आई हैव गिवन सम इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट रीड वर्क्स विच वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो बहुत सा ढूंढ के निकालना पड़ता है, चीजें निकालनी पड़ती हैं। और बहुत सारी चीजें तो आ भी गई हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं बुक्स में या आपको इंटरनेट पे। पर इंटरनेट का कौन सा सोर्स है, हर जगह पे नहीं, ये चीजें नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश की वहां से लाने की। तो इम्पॉर्टेंट या मस्ट रीड वर्क्स जो हैं चासर की एज से पहले, चासर के टाइम को जो लिटरेचर शुरू हुआ, उससे पहले वाले भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है। वर्क्स और भी हो सकते हैं इसके अलावा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इंग्लिश टीचर के किसी भी नेट सेट या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर्स के पोस्ट के लिए। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके सिर्फ नाम है, आपको बोलूंगा लास्ट में, इसमें नाम तो लिखे मैंने मेंशन किए हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम ही काफी है। लेकिन कुछ ये ऐसे वर्क्स हैं जैसे बीउल्फ है, बीड है,
कैडमन है और साइनोल्फ है। ये चार वर्ष जो हैं इनको देखना बड़ा जरूरी है। इनके करेक्टर्स, इनकी ओपनिंग लाइंस, इनकी क्लोजिंग लाइंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात की उनको देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट अस गो अहेड। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चासर जो हमने बात की, इनका इस जो टाइम पीरियड जो है 450 से लेकर 1340 तक है। तो इसी पीरियड में हमारी दो चीजें आती हैं। 450 से 1340 जो इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का बुनियाद जो है 450 से इसको माना जाता है। या फिफ्थ सेंचुरी भी लिखा जाता है कभी कभी, पर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 450 डेट है उसकी स्टार्टिंग डेट। तो हाँ, इनकी ईयर, ईयर है, डेट कुछ नहीं है। तो 1340 तक, क्योंकि 1340 से एज ऑफ चासर शुरू होती है। हालांकि एज ऑफ चासर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1343 है। बट इसलिए मैंने पहले आपको क्लियर किया कि डेट ऑफ बर्थ पूछी तो 1343 है। और एज ऑफ चासर की बात करें तो 1340 से शुरू होती है, क्योंकि एज ऑफ चासर की लिटरेचर में। तो इसमें मैंने ज्यादा डीप आपको समझाने की कोशिश की कि एंग्लो सैक्सन पीरियड हमारा जो था वो कहाँ से 450 से लेकर 1060 तक। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम 450 टू 1340 1340। इसमें दो पीरियड्स आते हैं, दो पीरियड का गैप इस बीच में आता है इसमें। जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड या 450 से लेकर 1060 तक, इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। अब 1060 के बाद जब नॉर्मन कंकेस्ट हुई, विलियम द कंकरर ने जब कंकेस्ट की, वो वहां पे उन्हें अपने हाथ में हुकूमत ली, ब्रिटेन इंग्लैंड की। तो इसके बाद का जो टाइम, तब तक वो वाला जो पीरियड है जब उन्होंने थ्रोन अपनी कैप्चर कर ली वहां पे, तो 1060 में एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हो जाता है। और अब शुरू किया, या जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, अब नई चीज वहां पे शुरू हो जाती है, जिसके बारे में बात यहाँ पे उतनी नहीं करूंगा, करूंगा पर थोड़े लास्ट में बात करूंगा। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप उसको देख सकते हैं, एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो इसको क्लियरली समझाने के लिए मैंने कोशिश की कि जैसे ओल्ड इंग्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, ओल्ड इंग्लिश या फिफ्थ सेंचुरी एडी जिसको बोला जाता है आम भाषा में। बट एग्जैक्ट डेट उसकी, एग्जैक्ट उसका ईयर जो क्या है, कम से माना जाता है स्पीड को 450, 450 से लेके 1060 एडी तक। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी मिडल इंग्लिश। तो मिडल इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ तक इसका पीरियड कौन सा है, 1066 एडी टू 148500, या कभी कभी 1500 भी लिखते हैं। मिडिल इंग्लिश 1060 से लेके 1500 तक, ये भी आपका कोई आंसर आ सकता है। अगर 1500 उसमें ना हो तो आपका आंसर आंसर क्या रहेगा, 1485 एडी। अगर नहीं तो 1500 उसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है इस रिलेटेड, मिडिल इंग्लिश के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब दो पीरियड इसमें आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम बात कौन सी कर रहे हैं, 450 से लेकर 1340 तक। तो हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश हमारा शुरू हुआ था 450 से, और ये 1060 में 66 में खत्म हुआ था। तो हम तो आगे जा रहे हैं, क्योंकि 14th सेंचुरी में जा रहे हैं, 1340 तक की बात करें तो ये आ जाता है हमारा मिडिल इंग्लिश का भी इसमें पार्ट है। तो इसका मतलब एज ऑफ चासर जो है, दिस प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। और इस गैप को ये फुलफिल करने में, इंग्लिश लिटरेचर को सुधारने में, निखारने में, रिफाइन करने में चासर का बहुत बड़ा रोल है। ये इस एज को हमने समझना है। एंड मॉडर्न इंग्लिश उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है, मॉडर्न इंग्लिश, जो कि 1485 एडी से आगे चलती है। उसके बाद मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, बहुत सारे हैं, पर जनरल में मान लो इसको कि हम क्या इसकी एज में आज मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश। तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे उसके बाद मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी आता है, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पीरियड भी आता है। फिलहाल हम सिक्वेंस से ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आस्ता आस्ता सिंपल टू कम्प्लेक्स चलेंगे, सिंपल सिंपल करके चलेंगे। थोड़ा थोड़ा करने से याद हो जाता है, दिमाग में बैठती ही बातें। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पोइट्री, क्योंकि हम बात कौन सी करें, इंग्लिश लिटरेचर की। लिटरेचर मीन्स सिर्फ भाषा नहीं, जो लिखी हुई चीजें, चाहे वो ओरल भी हो सकती हैं, बोली हुई जो कहानियां हैं, पोइट्स ने पोइमें हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्ले हैं, जो भी है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की पोइट्री पे हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एंग्लो सैक्सन ही वो टाइम था जब शुरुआत हुई किस चीज की, इंग्लिश की। तो एंग्लो सैक्सन पोइट्री रिप्रेजेंट्स द टेम्परामेंट एंड करेक्टर ऑफ देयर क्रिएटर्स।
उनका क्या टेम्परामेंट थी, क्या सोच उनकी क्रिएटिव्स के लिए, जो जिसने जो कहानियां बनाई, जिसने कोई पोएम्स लिखी, वो क्या उनका टेम्परामेंट था, क्या उनकी सोच थी। हु आर स्प्लेंडेड वॉरियर्स, और कैरेक्टर्स इनके खास कर क्या थे, किसके बारे में लिखा जाता था, स्प्लेंडेड वॉरियर्स, काफी कदर होती थी वॉरियर्स की। उसके बाद ग्रेट लवर्स ऑफ नेचर, नेचर को लव करने वाले, नेचर से प्यार करने वाले, एंड वर आल्सो कैपेबल ऑफ profound emotions. The great and hidden life of Anglo-Saxon finds expression in all the literature. और जितने भी ये लिटरेचर है, लिटरेचर एंग्लो सेक्सन पीरियड का, इसमें जो भी एंग्लो सेक्सन या जो भी उस वक्त के वहां पे रहने वाले लोग थे, पीपल जो थे, ये उनकी एक लाइफ सेटअप के बारे में पूरी एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें देता है। और ये कौन सी चीज है, एंग्लो सेक्सन पोइट्री। देयर पोइट्री इज प्रीमेटेड या पेंटेड, हम कह सकते हैं पास थ्रू। अब प्रीमेटेड क्या होता है कि किसी के थ्रू निकला, बस उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, विदाउट हार्मिंग एनीथिंग, आप वहां से प्रीमेट कर जाते हो, ये पेंट्रेट कर जाते। अब ये जो पोइट्री का सिस्टम जो था एंग्लो सैक्सन पीरियड में, जो शुरुआत जब हुई इस चीज की, तो पेंट्रेटेड विद द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर काम से, जानो जोखिम के काम से शुरू हुई सबसे पहले। उसके बाद इस और क्या चीजें थी इसमें, किसकी चीज की बुनियाद पे पोइट्री लिखी जाती थी, एडवेंचर पे, लो ऑफ द सी एंड प्लंजिंग बोर्ड्स, बैटल्स, ब्रेव डीड्स एंड ग्लोरी ऑफ वॉरियर्स एंड द लव ऑफ होम। इन सारी चीजों पे, थीम्स पे पोइट्री, पोइट्स जो थे, पोइट्स अब पोइट्री अपनी करते थे। तो मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ओरल भी हो सकता था, या फिर कुछ चीजें लिखनी भी हो सकती हैं। तो क्योंकि उस वक्त जो उनके पास लैंग्वेज थी, इंग्लिश तो अभी मॉडिफाई नहीं था पहले, स्टार्टिंग में उससे पहले, तो जो भी चीजें आई आहिस्ता आहिस्ता, वो ओल्ड इंग्लिश एक टूटी फूटी मान मान लो, एक इनिशियल स्टेज इंग्लिश में वो चीजें लिखी हैं, ओल्ड इंग्लिश में लिखी हैं। तो इट कंटेन्स फैटलिज्म, या उसमें मैं ओल्ड इंग्लिश के साथ ये भी बात करूंगा इसी वीडियो में, कि कुछ ऐसी चीजें जो थी, कुछ डायलैक्ट्स भी उसमें शामिल हैं, या फिर लेटिन और फ्रेंच जो उसमें की प्रिवेलिंग लैंग्वेजेस थी, उनका भी इसमें झलक देखने को मिलती है, जिनमें जो चीजें शायद लिखी या बोली गई हो। सो इट कंटेन्स फैटलिज्म एंड डीप रिलीजियस फीलिंग्स, और काफी रिलीजियस भी एक टेम्परामेंट आ गया था लोगों में, एक रिलीजियस इमोशंस आ गए थे, फीलिंग्स आ गई थी कि रिलीजन को माना जाए। सो विलियम जे लॉन्ग रिमार्क करते हैं इसकी चीज के बारे में, हम जो पोइट्री बात की बात करें, एंग्लो सेक्सन पोइट्री की बात करें, या लिटरेचर बिफोर चार्सर में जो पोइट्री की बात करें, या जो भी राइटिंग्स उस वक्त थी उस पर हम बात करें, तो विलियम जे लॉन्ग जो है, जो काफी एक मशहूर राइटर हैं, आते हैं, बहुत सारी उनकी जो बुक्स, खासकर इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विलियम जे लॉन्ग ने काफी अच्छी तरह से मेहनत की उसमें, उसको कंपाइल करने में। आप उसको भी स्टडी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप उसको स्टडी में रिकमेंड कर सकता हूँ उसको, एक अच्छी बुक है। सो तो विलियम जे लॉन्ग लिखते हैं उसके इसके बारे, लिटरेचर के बारे में, कि ब्रीफली इट इज समड अप इन 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स, कि उस वक्त की जो भी राइटिंग्स थी, या खासकर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले पोइट्री से ही शुरू हुई है इसमें। तो वो कहता है इट इज समड अप इन 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स, देयर, 5 प्रिंसिपल कौन कौन से, देयर लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, अपनी पर्सनल फ्रीडम भी चाहते थे, उसे प्यार करते थे वो, हमदर्दी थी उनको कि हम फ्री रहें, आजाद रहें। देयर रेस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, और दूसरी बात ये भी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे अपनी, कि नेचर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, बिकॉज दे, वो क्या करते, पूछते थे नेचर की चीजों, नेचुरल जो भी चीजें हैं उनको पूजा करते थे वो, जैसे पानी है, जमीन है, जंगल है, सूर्य है। तो ऐसे वो ऐसे उनमें कंसेप्ट था, एक एक रिलीजन का कंसेप्ट आ गया था कि कोई ना कोई शक्ति है जिसने इंसान को या जो भी कायनात बनाई है। तो सो देयर वर कंसेप्ट ऑफ रिलीजन आल्सो, तो उनके अंदर ये कंसेप्ट था रिलीजन का, इसलिए वो क्या करता था, एक रेस्पॉन्सिवनेस थी उनकी नेचर के लिए। इसके बाद का जो हमारा थीम है, तो देयर रिलीजन, अपने रिलीजन के लिए उनके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, नेचर के साथ, उसके बाद रिलीजन के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। और देयर रेवरेंस फॉर वुमेनहुड, वो वेमेनहुड की रेवरेंस यानी कि ऑनर, इज्जत करते थे वो, वेमन फाक की भी इज्जत करने में बिलीव करते थे कि वेमेन फाक जो पूजनीय है, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। एंड दे स्ट्रगल फॉर ग्लोरी एज ए रूलिंग मोटिव इन एवरी नोबल लाइफ, और हर एक एक स्ट्रगल रहती थी, एक मकसद रहता था कि हम ग्लोरी हासिल करें, हमारे पास सब कुछ हो, हम माइटी हों,
हमसे आगे कोई ना हो। इसलिए उस टाइम में बहुत सारी बैटल्स भी, जैसे हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में, तो बहुत सारी बैटल्स भी हुई। बहुत सारी चेंजेस जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई सोसाइटी में, कल्चर में, लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से ये भी वो लोग चाहते थे कि हमारा, हम क्या हूँ, ग्लोरियस रहें हमेशा, चमकते रहे, चमक में रहे, सबसे आगे रहे, सबसे। तो इसलिए वो दूसरों पे भी इस चीज के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए दूसरे के एरिया पर भी कब्जा करने की, उस पे भी व्यय कर लेते थे। सो फ्रेंड्स, ये 5 प्रिंसिपल्स थे विलियम जे लांग जो कहते हैं उस टाइम की जो प्रिंसिपल्स ऑफ पोइट्री जो थे, पोइट्री या राइटिंग्स थी एंग्लो सेक्सन पीरियड। सो लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं लिस्टेड बिलो, जो कि हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू, सेट पॉइंट ऑफ व्यू, या जेकेपीएससी या लेक्चर्स एस्पायरेंट्स उनके लिए, या किसी कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, या जो भी टीचिंग जॉब्स हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आने वाली हैं, जो आती हैं, तो उनको ही हम पढ़ेंगे। तो इनसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पीरियड आर लिस्टेड बिलो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने बीवुल्फ की बात की यहाँ पे। तो बीवुल्फ क्या है? इट इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, सबसे पुराना इंग्लिश का एपिक है। इट रिकाउंट्स द ग्रेट डीड्स एंड डेथ ऑफ बीवुल्फ। इस जमाने की जो डीड्स जो थी, और डेथ किस तरह से वुल्फ, बीवुल्फ जो है उनकी डेथ हो जाती है, या कौन कौन सी बैटल्स ये लड़ते हैं, कौन कौन सी चीजें लड़ते हैं, उसके बारे में मैंने बीवुल्फ इसी अब चैनल पे एक बीवुल्फ के नाम से पोइट्री को, उस पोइम जो है उस पर मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, वीडियो बनाया है। आप उसको वहां पे जाके सुन सकते हो। उसमें इन डिटेल मैंने बीवुल्फ की बात की है कि बीवुल्फ उसको क्या क्या स्ट्रगल करनी होती है, कहाँ से होते हैं वो, किस जगह से फिर दूसरे मुल्क के देश में जाते हैं वहां पे, क्योंकि उनके अंकल के फ्रेंड थे वो, दोस्त थे उनके दूसरे किंग जो। और उनके देश में क्या था, एक ग्रेंडल जो इसकी बात करते हैं, चलो हम उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसमें ग्रेंडल का बहुत मेन रोल रहता है। ग्रेंडल जो कि जिसने एक हॉरिफाई करके रखा था, टेरिफाई करके रखा था उस देश को। तो इस तरह से ये वहां पे जाते हैं, उसके बाद ग्रेंडल को मार देते हैं, उसके बाद ग्रेंडल की माँ के साथ युद्ध होता है, उसके बाद ड्रैगन के साथ होता है, उसके बाद और भी 4-5 उनकी वार्स होती हैं। आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, बात करते हैं कि ब्यूल्फ जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले मैंने ब्यूल्फ का नाम यहाँ पे दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो इसके बारे में, इसकी स्टोरी, इसका समरी, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सो इट रिकॉर्ड्स द ग्रेट डीड्स एंड डेथ ऑफ ब्यूल्फ। इट इज रिटन ऑन कॉन्टिनेंटल जर्मेनिक थीम। थीम क्या है? कॉन्टिनेंटल जर्मेनिक थीम है। द एंजल्स ब्रॉट द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सॉन्ग्स अबाउट द ईयर। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? स्टोरी से। और स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी वो किस हालत में थी? सॉन्ग्स में। अब सॉन्ग में क्या होता है? रिदम होता है, उसको लिरिकल, आप लिरिक्स उसको दे सकते हो। सॉरी। तो एंजल्स जो लोग थे, उनकी जो डायलेक्ट थी, उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में स्टोरीज से शुरू किया, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट सॉन्ग से लिखना शुरू कर दिया, हीरोज के बारे, हीरोज के ऊपर। इट वाज री रिटन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय द पोइट ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद 18वीं सदी के जो पोइट थे, उन्होंने इसको, इस पोइम को इस हालत में लाया है। बल्कि इससे पहले की जो इसकी लिखने की लांग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश, या उसमें मिक्स, जैसे मैंने पहले बात की, मिक्स, उसमें कोई डायलेक्ट्स थे, या कुछ लेटन और कुछ फ्रेंच के भी उसमें असर मिलता है, झलक मिलती है। सो क्योंकि ये ज्यादातर ये उसके बाद एक जो ठीक ढंग की आज की जो इंग्लिश फॉर्म थी वो 18th सेंचुरी में किसी और राइटर ने दी है। हु इम्पार्टेड ए फ्यू क्रिश्चियन एप्लीकेशंस टू ए पागन स्टोरी। अब उसने कुछ क्रिश्चियनिटी का इसकी इसमें झलक दिखाई है, ब्यूल्फ जो पोइम उसकी स्टोरी में। और ये स्टोरी किसकी? पागन स्टोरी है एक तरीके पे। इट मीन्स ऐसे आदमी, पागन होता है ऐसा आदमी जो हो डजेंट बिलीव इन रिलीजन, या फिर वो किसी एक गॉड में विश्वास नहीं करता है, तो पागन उसको कहते हैं। सो द एक्सटेंट द एक्सटेंट टेक्स्ट इज रिटन इन वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। मैंने पहले ही बात की थी कि प्योर इंग्लिश फॉर्म तो थी नहीं। और ये किस में लिखी गई थी? ब्यूल सबसे पहले स्टार्टिंग में
वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। सो अब अब क्या होता है, ब्यूल्फ की जो कहानी है, इसके बाद क्या होता कि आस्ता आस्ता एक हमारी इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें क्रिश्चियनिटी का, जब हमने बात की कि क्रिश्चियन उसमें एक टेस्ट डाला गया, तो क्रिश्चियनिटी एज ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, अब क्रिश्चियनिटी का क्या रोल रहा, क्या असर रहा, क्योंकि रिलीजियस रिलीजन का इसमें एक रोल आ गया, रिलीजन को लोग समझने लगे हैं। तो आप सबसे पहला वहां का जो था रिलीजन मेन क्या था, क्रिश्चियंस थे मोस्टली। तो सो क्रिश्चियनिटी एंड ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, इसका क्या रिलेशन रहा, क्या इसका असर रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, या क्या फिर उसमें डेवलपमेंट्स आई। तो सो द अर्ली एंग्लो सेक्सन लिटरेचर वाज पागा। सबसे पहले मैंने बात की कि पहले वाला सेक्सन लिटरेचर जो था वो क्या था, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर पागान था, क्योंकि वो किसी एक गॉड पे या किसी रिलीजन पे वो विश्वास नहीं करते थे, और करते भी थे तो नेचर नेचर की जो भी चीजें हैं। सो हमें इसमें कौन सी झलक मिलती है कि एंग्लो सेक्शन जो लिटरेचर था वो क्या था, पागान था। इट रिप्रेजेंट्स द पोइट्री विच द एंग्लो सेक्शन प्रोबेबली ब्रॉट विद देम इन द फॉर्म ऑफ ऑरल सागास। जबानी वाले जो बातें होती थी ऑरल में, जैसे मैंने बात की कि अपनी उस वक्त की लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, अब लिखने वाली भी चीजें तो थी नहीं, या लिखा भी जाता था किसी डायरेक्ट में, कोशिश करते थे वो, या फिर फ्रेंच और लेटिन में। तो ओल्ड इंग्लिश में उस वक्त क्या था, ऑरल सागास, किसी से सुना, मैंने किसी से सुना, मैंने उसको किसी और को सुनाया, उस सॉन्ग को उसने किसी और को सुनाया, चलते गई और फैलता गया। तो यही मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर था उस वक्त। तो ये ऑरल ऑरल सॉन्ग हुआ करते थे, जो कि किसने लाए थे, एंग्लो सेक्शंस ने लाए थे, और खासकर वो भी किसने, एंजल्स। तो लिटरेचर हुआ स्लोली डेवलप्ड, और इस तरह से क्या हुआ, जब सॉन्ग गाने लगे, तो आज का भी टाइम आप देखेंगे तो गीत हर कोई पसंद करता है। तो इस तरह से चीजें बढ़ती गई, फैलती गई, ये लिटरेचर जो फैलता गया, लिटरेचर वाज स्लोली डेवलप्ड आउट ऑफ दिस क्रूड मटेरियल। ये जो क्रूड सुखड़ा मटेरियल जो था, कच्चा मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल था, इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि एक डेवलपमेंट होने लगी, चीजों को निखारा जाने लगा, कुछ को रिजेक्ट किया जाने लगा, किसी को एक्सेप्ट किया जाने लगा, किसी को इंट्रोड्यूस कर किया जाने लगा, किसी को निकाला जाने लगा, किसी वर्ड को या यूज ऑफ वर्ड्स को। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक इंग्लिश साइल पे लिटरेचर का आना वजूद में शुरू हो। द अर्ली पोइट्री वॉज फुल ऑफ सी एंड वार। अब शुरुआत की पोइट्री जो सब, क्योंकि उस वक्त जमाना वही था, हमने पहले ही पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में कि कौन कौन क्या क्या चीजें हुई, कौन से लोग कहाँ से आए, कहाँ पे जाके बसे, कैसे बसे, वहां पे क्या क्या उनने काम करने पड़े, कौन कौन से लोगों से लड़ना पड़ा, क्या क्या चेंजेस आई, चेंजेस लैंग्वेजेस में, सोसाइटी में, सोशल कॉन्टेक्ट में, या बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से अर्ली पोइट्री वाज फुल ऑफ सी, जो आदमी देखता वही झलकता है उसकी सोसाइटी से, जैसा देखेगा वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी का, अपनी सोसाइटी को। सो अर्ली पोइट्री जो थी वो क्या थी, सी, फुल ऑफ सी एंड वार, समुद्र और वार, जंगों की यही चीजें देखने को मिलती हैं। वही हमें स्पार्स या प्लॉट ऑफ द स्टोरी जो देखने को मिलता है उस उन पोइट्रीज में। इट वॉज पागान बट इट वॉज नॉट रिलीजियस। पागान थी लेकिन रिलीजियस भी नहीं थी, इरिलीजियस। इट वॉज पागान बट इट वॉज नॉट इरिलीजियस। पागान होता जो रिलीजन को नहीं मानता है, या फिर किसी एक रिलीजन को नहीं मानता है, या किसी एक गॉड को नहीं मानता है। तो ऐसा नहीं, लेकिन रिलीजियस भी नहीं था एट द सेम टाइम। ये भी नहीं कि किसी रिलीजन को की तौहीन भी करता, ऐसा भी नहीं था। उस टाइम का रिलीजन जो लिटरेचर जो था, वो दोनों चीजों को संभाले रखा, एक बैलेंस बना के रखा हुआ था, कि वो पागान भी था बट रिलीजन के खिलाफ भी नहीं। सो एंग्लो सेक्शंस वाले रिलीजियस पीपल, एंग्लो सेक्शन रिलीजियस पीपल थे, इवन एज हीथन, या कि हीथन जो थे, वो वो भी क्या थे, एक रिलीजियस पीपल थे। हीथन होता जो रिलीजन को नहीं मानता, पागान का सिनोनिम आप हीथन तक मान सकते हो। बट विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ए न्यू स्पिरिट ऑफ ardent religious fervor entered their life and religion। तो क्रिश्चियनिटी का जब इंट्रोडक्शन हुआ, वजूद हुआ लिटरेचर में, तो एक नया है,
हर बार नया एक टेस्ट उनकी जिंदगी में आने देखने को मिला। द नोट ऑफ फैटलिज्म इज ओल्ड पोइट्री, इन ओल्ड पोइट्री इज मॉडिफाइड बाय द फेथ दैट द फैट इज द विल ऑफ गुड गॉड। आप फैट की बात करें, किस्मत किस्मत की बात, तो अब इसमें क्या था कि या फैटलिटी जो है ये किसकी विल है? गॉड की। द सारो इज लीव्ड बाई एन अंडर करंट ऑफ जाय, और सारो जो है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, परेशानी को? अंडरवेंट ऑफ जाय, खुशी से। द इमेजिनेटिव डिलाइट एंड द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स डू नॉट डिसपियर बट दे find a refined expression in the legends of saints and visions of angels. The ancient pagan faith still finds subdued expression in poetry. तो एंशंट पागान जो उनका फेथ भी, उनके भी उसमें चाहे सबड्यू पर झलक देखने को मिलती है इस पोइट्री में, रिटन अंडर द क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। क्योंकि ये किस इन्फ्लुएंस में लिखी गई? क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में। सो क्रिश्चियन का भी इसमें एक टेस्ट मिलता है, और पागान का भी। क्रिस्ट इज नॉट ओनली द सेवियर बट द हीरो हु गोज फोर्थ अगेंस्ट द ड्रैगन। अब होता क्या है इसमें? क्रिस्ट एक ऐसा हीरो है, कोई नॉट, वो सिर्फ सेवियर नहीं बल्कि क्या है, बट द हीरो हु गोज फोर्थ अगेंस्ट द ड्रैगन, जो ड्रैगन के खिलाफ जाता है, लाइक ब्यूल्फ, ब्यूल्फ की तरह। ब्यूल्फ तो है हमारा मेन इसमें करेक्टर, इसमें एक उसी ड्रैगन के खिलाफ खिलाफ जो बात जाने वाला, लड़ने वाला एक हीरो है दूसरा, वो भी कौन है? क्रिस्ट। तो रेसलिंग विद ग्रैंडल, और लाइक ब्यूल्फ रेस्ट, जैसे जैसे कि ब्यूल्फ ने रेसलिंग की थी, कुश्ती की थी ग्रैंडल के साथ, इसी तरह से सेवियर भी एक ऐसा हीरो था जिसने ड्रैगन के साथ भी वार किया था। तो स्टॉपफोर्ड ए बुक राइटली रिमार्क्स, स्टॉपफोर्ड एक बुक है जो कि रिमार्क करती है इस चीज के बारे में, बताती है द ओल्ड पोएट्री प्रिटेंटेड पेंटेटेड द न्यू। जो पुरानी वाली पोइट्री थी वो पेंट्रेट हो गई नई सिस्टम में, नई किस्म की पोइट्री में, एक अंदाजा पोइट्री का चेंज हो रहा है। बट द सीक्रेट ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड दैट ऑफ द ओल्ड। लेकिन सीक्रेट जो था वो ट्रांसफर हो गया, वो भी ओल्ड ओल्ड पोइट्री का सीक्रेट भी उसमें चेंज आ गई, चाहे वो पेंट्रेट हो गई दूसरी किस्म की पोइट्री में, दूसरे अंदाज की पोइट्री में। यानी अब क्या हुआ कि हमारी, जैसे पहले लव सॉन्ग्स थी, दूसरी चीजें थी, अब इसके बाद क्या हो गया? पोइट्री पेंट्रेट होगी किसमें? न्यू फॉर्म में, बट द सीक्रेट ऑफ द न्यू ट्रांसफॉर्म दैट ऑफ द ओल्ड। द लेटर पोइट्री डेवलप्ड अंडर द टीचिंग्स ऑफ मार्क्स। अब उसके बाद क्या, जब अब लिजन का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुई है, लिजन काम कर रहा है, तो बाद की पोइट्रीज के बाद जो जो डेवलप हुई वो अंडर द टीचिंग ऑफ मार्क्स, हु हैड बिहाइंड देम ऑल द कल्चर एंड द लिटरेरी रिसोर्सेज ऑफ लेटन लैंग्वेज। अब उनके पास लेटन लैंग्वेज के पूरे रिसोर्सेज थे, मार्क्स के पास उस दौर की, क्योंकि वहाँ की मेन लैंग्वेज जो थी लेटन थी, या जर्मन थी। तो उनके पास लिटरेचर लिटरेरी सोर्सेज थे, और उनका उनके पास कल्चर था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस पोइट्री को एक डेवलप किया उस अपने कल्चर के मुताबिक। सो अब पोइट्री को क्या हुआ, एक कल्चर मिल गया, कि अच्छा कल्चरल सोसाइटी मिली है, तो अब ये इस पे काम कर सकते हैं। द क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस पुट इन एंड टू द frightful wars that had waged continuously among the various kingdoms of the Anglo-Saxon। जैसे हमने पहले बात की कि उस टाइम में क्या होता था कि बस बैटल्स होती थी, जंग्स होती, वारें होती थी। और लेकिन जब क्रिश्चियन ये इन्फ्लुएंस आ गया, रिलीजन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, लोग रिलीजन को समझने लगे, तो क्या हुआ कि एक किस्म का समझो टीचिंग्स आ गई, एक ऑनेस्टी की तरफ लोग आने लगे, एक अच्छी दिमाग उनमें अंडरस्टैंडिंग आने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो किंगडम में, जो एंग्लो सेक्सन की जो भी किंगडम उस वक्त की रही थी, उसमें जो भी उनमें वार्स होती थी, उन पे एक विराम लग गया, वो स्टॉप हो गई। तो नॉर्थ अम्बेरिया बिकम द सीट ऑफ मांग। अब नॉर्थ अम्बेरिया जो है, वो वाला पार्ट किसकी सीट बन गई? मांग्स की। वहां पे उनको मेजोरिटी मिली। हु इन्फ्लुएंस द एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, जिनने एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर पे बहुत असर डाला, उसी किस्म की रिफ्लेक्शन उसकी लिटरेचर में मिलती है। इट इज कॉल्ड नॉर्थ एम्ब्रियन स्कूल। और उस किस्म के अगर लिटरेचर की बात करें हम, तो वो उसको क्या क्या कहा जाता है? नॉर्थ एम्ब्रियन स्कूल भी कहा जाता है। अब बात करें हम, जैसे हम ब्यूल्फ की बात कर रहे हैं, तो अब कैडमन जो है, कैडमन एंड सिल्फ आर द टू डिस्टिंग्विश्ड पोइट्स ऑफ दिस स्कूल। अब ये नॉर्थ एम्ब्रियन जो अब एंट्री हो गई, नॉर्थ एम्ब्रियन जिसमें मॉन्क्स
ज्यादा का असर है, इन्फ्लुएंस है। तो इसमें दो जो मशहूर पोइम जो जिनकी बात की हमने, कैडमन, हाँ कैडमन तो एक राइटर थे, राइटर भी थे, एंड सीनोल। तो ये जो दो डिस्टिंक्ट पोइट्स जो है, सीनोल फॉर कैडमन, जो डिस्टिंक्ट दो पोइट हैं, तो ये उसी स्कूल से, किस स्कूल से, नॉर्थम्ब्रियन स्कूल, जिसमें आज इन्फ्लुएंस किसका है, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का। और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में भी किसका, मांग्स, और मांग्स कहाँ पे रह रहे हैं, नॉर्थम्ब्रिया में, तो नॉर्थम्ब्रिया की सीट पे। तो इस तरह से मांग्स का असर जो है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर पे देखने को मिलता है हमें, जिसको नॉर्थम्ब्रियन स्कूल भी कहते हैं। और नॉर्थम्ब्रियन स्कूल के दो डिस्टिंग्विश्ड हमारे पोइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैडमन एंड सिनोल। और इनको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनके नाम और इनका इनका काम, बस दो ही चीजें, ज्यादा नहीं। सो फ्रेंड्स, हमने बात की कैडमन की। तो कैडमन क्या है, ही इज द फर्स्ट मेकर ऑफ इंग्लिश वर्स। सबसे पहले वर्स फॉर्म जिसने दी ना इंग्लिश को, वो कैडमन है। तो ही वाज ए सेंसिटिव सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय द मोनेस्ट्री एट विटबे। विटबे में उसको एक मोनेस्ट्री में एक अच्छी सीट में, अच्छी पोजीशन मिली, सर्वेंट की पोजीशन मिली थी। और विटबी इन यॉर्कशायर, यॉर्कशायर में एक अच्छा सर्वेंट का काम किया था उसने। सेंसिटिव सर्वेंट था, एम्प्लॉयड बाय द मोनेस्ट्री एंड विटबी इन यॉर्कशायर। ही वाज एन अनएडुकेटेड मैन, लिखा पढ़ा नहीं था। हु वाज इंस्पायर्ड टू सिंग अबाउट द फर्स्ट क्रिएटिंग थिंग्स। और वो इंस्पायर हो गया, उसके दिमाग में चीजें आने लगी, मुझे ये काम करना चाहिए। और उसने क्या किया, टू सिंग, उसने गाने की कोशिश की, किसमें, द फर्स्ट फर्स्ट क्रिएटेड थिंग्स की, जो पहली पहली जो चीज, इट मीन्स उसका अटैचमेंट किसके साथ हुई, नेचर के साथ। पहली चीजें कौन क्रिएट किया होगा, नेचर की चीजें होंगी, पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, पानी होगा, सी होगा। तो ऐसी चीजें, अब उसने कोशिश की कि मैं गाऊं, सिंग करूं, कौन सी चीजें, फर्स्ट क्रिएटेड थिंग्स। और द होली बाइबल वाज रीड टू हिम, एंड द एंड ही टर्न्स सम पेजेस इनटू वर्स। अब हुआ क्या, कैडमन जो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था। तो अब बाइबल जो है, इंग्लैंड में जो बाइबल जो था उस वक्त के दौर का बाइबल था, तो इस होली बाइबल को उसके सामने रीड किया गया, पढ़ा गया, उसको सुनाई गई कहानियां। अब उसने उसमें से चीजें क्या किया उसने, अब उन चीजों को उसने वर्स फॉर्म देनी, गाने की फॉर्म उसने देनी शुरू कर दी, इसको वर्स फॉर्म कहते हैं। तो दिस वाज कैडमन। द स्टोरीज इन वर्स नोन एज कैडम्स पैराफ्रेज। अब उन स्टोरीज को क्या कहा जाने लगा, कैडम के पैराफ्रेजेस। तो वर रिटन अबाउट एडी 670, 670 एडी के लगभग करीब उसको लिखा गया था, इन स्टोरीज को, कैडमन की जो पैराफ्रेज जिसको कहा जाता है। द थ्री पैराफ्रेज ऑफ स्क्रिप्चर which have come down in the manuscript of 10th century have been attributed to Cadman। और ये तीन जो स्टोरी जो थी उस दौर की, उसको किसको एट्रीब्यूट किया जाता है, कैडमन को। कैडमन ही इसका ओरिजिनल लेखक है, क्रिएटर है। लेखक तो नहीं था उसने, अब बना सकता था, लेकिन लिखाया तो दूसरे से होगा। पर ये फर्स्ट क्रिएटर है, इसको एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट किया जाता है किसको, कैडमन को। द फर्स्ट डील्स विद द क्रिएशन एंड द fall। पहला जो इसमें जो manuscript जो है लिखा, जो कैडमन को दिया जाता है, उसको क्रेडिट के उसी ने उसको बनाया है। तो पहला क्या था, क्रिएशन एंड फॉल, के क्रिएट होना और उजड़ जाना, जीना और मरना, आना और जाना। द सेकंड विद द एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट। अब दूसरा क्या था, इजिप्ट से जो था उसके, उसमें एक्सोडस के बारे में लिखा था। एंड द थर्ड विद द हिस्ट्री ऑफ डेनाइल। तीसरा डैनियल की हिस्ट्री से था। इट इज नाउ बिलीव दैट दीज पोएम्स दो ascribed to Cadman are not entirely his own creation but of his imitators। अब क्या है, और ये भी कहा जाता कि ये जो पोएम्स जो है जिनको एट्रीब्यूट किया जाता कैडमन को, तो ओरिजिनल कहा जाता कि ये खुली पूरी तरह से कैडमन की ये क्रिएशन नहीं थी, बल्कि क्या था, ascribed to the Cadman are not entirely to his own creation but of his imitators। इट मींस जो इसको कहानियां सुनाते थे, जो उसको बताते थे, तो उनका भी उसमें पार्ट है, क्योंकि वही उसको इमोशन देते थे। अब वो ना बताते कहानियां, तो इसके पास ये ऐसा ख्याल नहीं आता, ऐसी रिफ्लेक्ट नहीं करते इसकी सोच। सो इसलिए उनको एट्रीब्यूट के साथ साथ उनकी क्रिएशन में उसके इमिटेटर्स को भी इसमें नाम दिया जाता कि वो उनका भी रोल है इसकी, जो भी इसमें पोइट्रीज
बनाइए उसको। द इंटरेस्ट ऑफ दीज पोइम्स डज नॉट लाई इन एनी पैराफ्रेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। किसी भी स्क्रिप्चर्स के पैराफ्रेज में हाँ कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। बट इन दोज पार्ट्स, लेकिन उन चीजों में जरूर इंटरेस्ट था विच हैव इन्वेंटिवनेस एंड इमेजिनेटिव क्वालिटी। जिन चीजों में नई चीज थी, खोज करने वाली चीज थी, कुछ सोच थी, या फिर इमेजिनेशन था, जिनको देख के सुन के कुछ इमेजिनेशन आता था इंसान के दिलो दिमाग में या आंखों में। तो कुछ ऐसी चीजें थी उसमें स्क्रिप्टर्स में, तो वो इसमें इंटरेस्ट वाली चीज वही थी। तो विलियम जे लॉन्ग राइट्स अबाउट कैडमन्स इंपॉर्टेंस। तो कैडम की जो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में विलियम जे लॉन्ग लिखते हैं कि कैडमन का जो खासकर जो वर्क है ब्यूल्फ। तो इफ ब्यूल्फ एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ आवर अर्लीस्ट पोइट्री वर ब्रॉट इनटू इंग्लैंड, अगर ब्यूल्फ और उसके फ्रेगमेंट्स ऑफ आवर अर्लीस्ट पोइट्री जो थे उसको ब्रॉट इनटू इंग्लैंड इंग्लैंड में लाया जाता, देन द हाइमन गिवन अबो फ्रॉम कैडमन्स पैराफ्रेजेस। कैडम के जो पैराफ्रेज में हाइमन जो उसने लिखा था, तो इज द फर्स्ट वर्स ऑफ ऑल नेटिव इंग्लिश सॉन्ग दैट हैज कम डाउन टू अस। सो अगर हम कहें कि कहने का मतलब कि सबसे पहले फार्म जो क्या है, किसकी पोइट्री ने लेखी में आई है, क्रिएशन में आई है, कैडम की। इट मींस सबसे फर्स्ट फार्म किसने दी है इंग्लिश लिटरेचर में, कैडम। क्रेडिट गोज टू कैडम फॉर गिविंग वर्स फॉर्म टू लिटरेचर। सबसे पहले तो कहानी होती थी ओरली, तो कैडम को ये क्रेडिट दिया जाता है वर्स फॉर्म का। इज द फर्स्ट पोइट हु whom we can give a definite name and date। और साथ साथ में कैटमन ही एक ऐसे पोइट है जिनके बारे में हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि फलाने साल में फलानी डेट, और डेट ना भी हो शायद, फलाना महीना महीना ना भी हो, लेकिन साल की बात हम कर सकते हैं शायद लिटरेचर की हिस्ट्री में कि हाँ कैडम फलाने टाइम के राइटर थे उस दौर में कि वो जिए हैं। द वर्ड्स आर रिटन अबाउट 665 और 665 के करीब ये लिखे गए हैं, इसके बारे में लिखा गया है विलियम जी लॉन्ग के मुताबिक। सो फ्रेंड्स, पहले हमने ब्यूल्फ की बात की, अब सेकंड जो है दूसरे नंबर हम बात करते हैं सीनोल्फ की। सीनोल्फ जो है, हाँ, ब्यूल्फ की बात की, ब्यूल्फ के बाद हमने कैडमन की बात की जो एक राइटर हैं। अब सीनोल्फ की बात करते हैं। अब सीनोल्फ जो है, ओनली वेरी लिटिल इज नाउन अबाउट सीनोल्फ। बहुत कम जानकारी, क्यों? क्योंकि पहले लिखने वाली बात तो थी नहीं उतनी, लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, अब लिखने वाला साधन नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था, तो निशानदही करके या फिर एक से ऑर्ली एक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये चीजें जाती थी। तो इस तरह से ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्सन पोइट जो है इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हिज साइंड पोइम्स इंक्लूड, अब उनकी कुछ साइंड लिखी हुई जो पोइम्स कुछ हैं, वो कौन सी हैं? द क्रिस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ एपस्टल्स एंड एले। ये उनकी एक कुछ अच्छी जो क्रिएशन थी पोइम्स की, उनमें माना जाता है द क्रिस्ट, जुलियाना, द फेट्स ऑफ द एपिस्टल्स एंड हेलेन। इट इज कंजक्टेड दैट ही रोट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। कहा जाता है 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में उसके वो ये चीजें लिखी। किसने लिखी पर? विलियम जे लॉन्ग ने, सीनुल्फ नहीं। सीनुल्फ तो उस दौर के हैं, जिसका हमें पता नहीं है अभी, एंग्लो सैक्सन फील्ड के दौर के। सो देर इज ए देर इज ए नोट ऑफ पैशन ऑफ जॉय एंड कॉन्फिडेंस इन हिज पोइट्री। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेनोल्फ की। अब सेनोल्फ की पोइट्री में क्या झलक मिलती है हम देखने को? देयर इज ए नोट ऑफ पैशन, पैशन है, दर्द है, ऑफ जॉय एंड कॉन्फिडेंस इन हिज पोइट्री। कॉन्फिडेंस भी उसकी पोइट्री में है, जॉय है, पैशन है, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, परवेट्स देम। दे आर आल्सो नोटिसेबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स भी हैं, ब्रिलियंस ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट की ब्रिलियंस भी है, ऑर्डेंट रिलीजियस नोट भी है, छोटे भी। तो सर्टनली ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने की भी बात है, एग्जीक्यूट किसी को सजा देना, जैसे फांसी की सजा देते हैं एग्जीक्यूट कर। एंड एक्सीलेंट डिप्रेटिव पावर,
एक्सीलेंट डिप्टी पावर की भी झलक मिलती है सेनोल की, उस दौर की जो सोसाइटी थी, या एक गवर्नमेंट जो सेटअप थी गवर्नमेंट का। तो ये चीजें हमें सीनोल की पोइट्री में देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द अनसाइंड पॉइंट, कुछ ऐसी पॉइंट जिनको, जिनके बारे में उनको एट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो आल्सो एट्रीब्यूट उनको किया गया है। एट्रीब्यूट टू सिनोल्फ आर, दूसरी पॉइंट जो पहले हमने प्रोड्यूस के अलावा कौन कौन सी पॉइंट है? एंड्रियाज, द फोनिक्स, द ड्रीम ऑफ द रोड, द डिसेंट इनटू हॉल, गुत्थालिक एंड द वंडर। ये पॉइंट उनको एट्रीब्यूट की जाती है किसको? सेनोल की। अगर कहीं क्वेश्चन आया ये पॉइंट किसकी लिखी है, तो ये किसकी लिखी है? सेनोल की। या कहीं होता कि मैच करना होता कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, कॉलम ए में मान लो राइटर्स के नाम लिखे, ऑथर्स के नाम लिखे, और कॉलम टू सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, वहां पे वर्ष हैं, तो आप वहां से इस तरह से मिलाने के लिए, मैच करने के लिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना कि सीनोल की जो पहली पॉइंट जो हमने पहले लिखा इनके बारे में, क्या क्या है दोबारा से करते हैं, इसलिए मैं बैक आ गया हूँ। द क्रिस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड इलेनी। उसके बाद इनको कौन सा क्रेडिट दिया, किसकी? इन पोइम्स को जो कि अनसाइंड है, तो सीनोल को दिया गया है एंड्रियाल्स, द फोनेक्स, द ड्रीम ऑफ द रोड, द डिसेंट इनटू हेल, वैथेलिक एंड द वंडर, वंडर एंड सम ऑफ द रिडल्स। और कुछ ऐसी रिडल है, रिडल क्या होता है? वो जैसे बोलते हैं ना, किसी को बोलो ये पुरानी चीज, बोलो ये क्या होता है, रिडल क्या बोलते हैं इसको? मान लो पूरी तरह से बात ना कहना, कोई चीज है उस पे कुछ ऐसा गोल मोल करके बताना उसके बारे में कि बोलो उस चीज का नाम क्या है, तो दैट इज रिडल। इस तरह किस्म की चीजें होती हैं, रिडल्स। तो द ड्रीम ऑफ द रोड इज अनडाउटली द फाइनेस्ट ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइम्स। अब रूड ऑफ ड्रीम ऑफ द रोड जो है, ये जो पोइम है, ये एक रिलीजियस पोइम है, और मानी जाती फाइनेस्ट पोइम है इंग्लिश लिटरेचर की। और कौन सी? रिलीजियस पोइम। तो ये भी पॉइंट नोट करने के काबिल है कि द ड्रीम ऑफ द रूड इज अनडाउटली द फाइनेस्ट ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइम्स। सो फ्रेंड्स, हाँ, तीसरे पोइम की बात करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट उस दौरान की है। तो जुडिथ है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोइट्री। बट सिर्फ पोइट्री के बारे में आपने जानना, थोड़ा ज्यादा कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ एंग्लो सैक्सन रिलीजियस पोइट्री आउट ऑफ 12 बुक्स। जरूरत में कितनी है? 12 बुक्स है। ओनली द लास्ट 3 आर, जो लास्ट 3 वाली वही, उनमें कुछ चीजें हैं देखने की। द करेक्ट ऑफ जुड़, उसमें क्या क्या है? जुड़ जो है उसका करेक्टर जो है, एक जैविश है, वेलिडा है, इज वेल रन। तो खासकर इसमें जुड़त में करेक्टर पूछा जाता है, मान लो ये जुड़त करेक्टर किस में, या कौन है, तो कि जैविश है। तो इज वेल उसका अच्छी तरह से उसमें करेक्टर ड्रा ड्रा किया गया है। द हार्विंग ऑफ हेल, द वेल एंड द पैंथर, ये भी वर्ड्स हैं। एंड सम लिरिकल ट्रांसलेशंस ऑफ जॉलम इन द कैंटिश, कैंटिश भाषा में इनको लिखा गया है। एंड वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट्स में लिखा गया है, वर आल्सो रिटन इन द 18th सेंचुरी। टर्म सचिन इनको एट्थ एट्थ सेंचुरी में, 8वीं सदी, इस सदी में उनको लिखे गए कि 700 प्लस। सो हमारा बिफोर चार्ज का इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चार्जर में हमने एक पहला ये पार्ट जो था वो पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगी यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन की, क्योंकि ये दोनों चीजें जो कि क्या है, एंग्लो नॉर्मन जब दूसरा पीरियड आ रहा है किसका? इंग्लिश लिटरेचर का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, एंग्लो सेक्शन के बाद। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि एक एक मैंने पहले बात की है ना कि चासर जो है, चासर के हम पढ़ रहे हैं कि चासर से पहले कौन कौन से वर्क इंग्लिश लिटरेचर में। तो अब एक ब्रिज, एक पुल का काम करते हैं, इसलिए हमें क्या करना, दोनों के साथ साथ जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट में एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, इन शॉर्ट बट ब्रीफ में बात करेंगे। हाँ, तो एंग्लो नॉर्मन पे मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आप उसको देख से वॉच कर सकते हो इसी चैनल पे। सो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हम बात करें मिडिल इंग्लिश पीरियड की या ओल्ड नॉर्मन पीरियड, इसके इसके दौरान के लिटरेचर की बात करें हम, तो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस पीरियड मार्क्ड ए न्यू बिगनिंग इन इंग्लैंड। तो ये वो पीरियड था जिसने इंग्लैंड में एक नई बिगनिंग शुरुआत की, नॉर्मन पीरियड में। नॉर्मन पीरियड कब शुरू हुआ? 1066 में, जब विलियम द कंकरर ने वहां पे अपने कंट्रोल में
उस देश को कर लिया, कमान ले ली। तो दिस पीरियड मार्क्ड ए न्यू बिगिनिंग इन द इंग्लैंड इन इंग्लैंड। विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, विलियम, जिसको विलियम द कंकरर भी कहा जाता है, या विलियम नॉर्मन किंग, नॉर्मन किंग भी इनको कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मंडी के बादशाह भी हुए थे ये। तो कंकर द एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और इसी जंग को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं, जो कब अकर हुई, 1066 में। ये डेट्स याद रखनी है। 1066 में दो चीजें हुई, एक तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को क्या कहते हैं हम, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी, हेस्टिंग्स भी उसी को कहते हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए दोनों की डेट क्या है, 1066। द नॉर्मन्स वर ओरिजिनली ऑफ लाइक इंग्लिश ब्लड। अब नॉर्मन जो ओरिजिनल पहले शुरुआत में जो थे ना नॉर्मन, ये क्या था, एक अंग्रेज लोग इंग्लिश लोगों की तरह ही थे, उसी तरह उनकी हरकतें, उस तरह तरह उनका ब्लड भी था। एंड ऑफ लाइक स्पीच, और एक जैसी उनकी भाषा, मिलती जुलती भाषा थी। लेकिन क्या हुआ, इन द 10th सेंचुरी दे कंकर्ड ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस। अब क्या हुआ, 10th सेंचुरी में नॉर्थ नॉर्दर्न फ्रांस, फ्रांस का एक पार्ट जो था, नॉर्दर्न जो पार्ट था, उसको उन्होंने कंकर कर लिया। क्योंकि ये लोग झगड़ालू तो थे ना, बहुत सारे ग्लोरी अपनी रखने के लिए दूसरों पे हमला कर लेते थे, दूसरों की जमीन को अपने अंडर मिला लेना है। तो अब हुआ क्या कि 10th सेंचुरी में दे कंकर्ड ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस नोन एज नॉर्मंडी, जिसको नॉर्मंडी कहते थे। उस फ्रांस की उस पार्ट को उसने उसमें उसको कंकर किया, उसको जीत लिया, फतेह कर लिया। एंड रैपिडली अडॉप्टेड फ्रेंच सिविलाइजेशन एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या हुआ, अपनी पहली वाली पहचान से अब नॉर्मन में जाके फ्रेंच सिविलाइजेशन में आ गई, क्योंकि वहां के लोग क्या थे, फ्रेंच जो लोग थे, नॉर्मंडी के लोग कौन थे, फ्रेंच कंट्री से थे, उनका वहां का अलग कल्चर था। तो इस तरह से अब क्या हुआ, उसमें मिक्सअप होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि इस चीज को, फ्रेंच सिविलाइजेशन को भी और फ्रेंच लैंग्वेज को भी। किसने, नॉर्मन किंग, नॉर्मन, जब नॉर्मन किंग ने, नॉर्मन ने वहां पे भी, नॉर्मंडी पे भी हमला किया जब, तो वहां का कुछ चेंज क्या आ रही, हमारी लैंग्वेज में चेंज आ रही है, कल्चर में चेंजेस आ रही हैं। इन चीजों क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है बीच में, बहुत सारी चीजें आपस में मिल रही हैं, और ये चेंजेस इसमें आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, अब होता क्या है, दिस लिटरेचर, द लिटरेचर दे ब्रॉट टू इंग्लैंड। अब वो लिटरेचर जो उन्होंने इंग्लैंड में लाया, किसने, नॉर्मन पीपल, नॉर्मंडी, जब विलियम द नॉर्मन ने कंकर किया नॉर्मंडी को, या इंग्लैंड को, इंग्लैंड को या ब्रिटेन उसको उस वक्त कहते थे उसको। तो अब उन्होंने अपने साथ साथ क्या लाया, अपना कल्चर लाया, सही सी ऑब्वियस सी बात है, अपना कल्चर लाया, अपने रहन सहन का तरीका लाया, अपने वे ऑफ टॉकिंग लाया, आप खाना पीना उठना बैठना सारा कल्चर अपने साथ लाए। तो द लिटरेचर दे ब्रॉट, उसके साथ साथ क्या लाए, मेन चीज की हम बात करें लिटरेचर की बात, तो अपने साथ वो लिटरेचर जो लाए, द लिटरेचर दे ब्रॉट टू द इंग्लैंड इज रिमार्केबल, बहुत ही कमाल का था। फॉर इट्स ब्राइट रोमांटिक टेल्स ऑफ लव एंड एडवेंचर, इन चीजों के लिए, रोमांटिक टेल्स के लिए, लव एडवेंचर के लिए काफी ब्राइट ये लिटरेचर था उनका। इट स्टैंड्स इन शार्प कंट्रास्ट विद द स्ट्रेंथ एंड सांबरनेस ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। एंग्लो सैक्सन पोइट्री, उसकी जो सांबरनेस उसमें जो थी, उस पे ये बिल्कुल ही शार्प, ठीक ढंग से बैठता था। यानी कि मान लो बहुत सारी चीजें मिक्सअप थी, एक मिलने मिलती जुलती कुछ चीजें थी, क्योंकि बेसिकली दोनों का क्या था, कल्चर पीछे से और बैकग्राउंड की देखी जाए तो एक जैसा था। क्योंकि हमने पढ़ा कि वो देवर लाइक लाइक इंग्लिश पीपल, नॉर्मन क्या थे, लाइक इंग्लिश पीपल थे पहले। अब दोबारा से इंग्लिश में जब एंट्री हुई इनमें की इंग्लैंड में, तो बहुत सारी आज भी उनकी चीजें मिलती हैं। इसलिए उनका जो लिटरेचर जो था, जो पोएम्स थी, स्टोरी जो थी, उनमें भी क्या था, एक शार्पनेस थी, और दोनों की आपस में मेल जोल था। अंडर द नॉर्मन इन्फ्लुएंस, chivalry एंड spirit ऑफ रोमांस blossomed। अब रोमांस का स्पिरिट इनमें आ गया, एंड न्यू सिंपैथी फॉर द वुमेन, और औरतों के लिए हमदर्दी, औरतों के लिए प्यार, उनके लिए सिंपैथी, उनके लिए रिस्पेक्ट, एंड द पुअर, या फिर पुअर के लिए, गरीबों के लिए हमदर्दी, उनके रेस्पेक्ट, ये चीजें सिंपैथी उनमें, ये कंसेप्ट उसमें देखने को मिला। किसमें, नॉर्मन का इन्फ्लुएंस जब यहाँ पे आया, एक बहादुरी की चीज है, चैलरी आ गई, स्पिरिट ऑफ रोमांस भी आया, रोमांस भी करते थे, लेकिन साथ में क्या हुआ कि एक नई किस्म की सिंपैथी किसके लिए, गरीबों के लिए और औरतों के लिए, उनके दिल में थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लिटरेचर बिफोर, हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिफोर। हमने बात की चासर के, या लिटरेचर बिफोर चासर, इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चासर, के चासर से पहले जो इम्पोर्टेंट जो जो वर्क्स थे, जिनको हमने हमारे लिए पढ़ना जरूरी था,
अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने एक कोशिश की दोबारा से ब्रिज, एक गैप ब्रिज किया, एंग्लो सेक्शन पीरियड को और नॉर्मन को पीरियड को लिया, दोनों को लिया हमने। और लिया किस लिए? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? लिटरेचर बिफोर द एज ऑफ चासर। चासर की एज कहाँ से शुरू होती है? 1340। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो 1340 से किसका एज शुरू होती है अब? चासर की, जाफरी चासर की। लेकिन डेथ, बर्थ डेट, सॉरी, बर्थ डेट की चासर की क्या है? ईयर, बर्थ ईयर क्या है? 1343। सो ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला होता है, इसको जरूर याद रखें कि बर्थ कब चासर की हुई? 1343 में। बट लिटरेचर की बात करें हम, इंग्लिश लिटरेचर की, तो एज ऑफ चासर कहाँ से शुरू होती है? 1340। कंफ्यूजिंग है बट याद रखने की चीज है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग मी। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो शायद पसंद आए होंगे, या मेरा वे ऑफ, इसमें जो टॉकिंग है, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, स्विच, आई ऑलवेज ट्राई टू स्विच द लैंग्वेज फ्रॉम समटाइम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, समटाइम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, सो दैट यू कैन फाइंड इट, आपको अच्छा लगे, फैमिलियर लगे, यूज टू हो जाओ इसके साथ। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं उनको इंग्लिश पूरी तरह से, ये नहीं कहूंगा कि आती आती है, पर बहुत सारी चीजें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी समझ नहीं आती क्या बोल गए, क्या चीजें इसमें हैं। तो इसके साथ साथ मैं स्क्रीन शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आप साथी क्या कर सकते हैं कि उसका स्क्रीन शॉट, मान लो कभी ऐसा होता कि सुनने में कभी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बोलने में, मान लो जैसे मैं बोल रहा, हो सकता है कुछ वर्ड्स की आपको हमें क्या बोल गए बंदा, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड साथ में रखता हूँ। स्क्रीन पे एक, अपना मटेरियल कंटेंट उसको तैयार करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के, ताकि आप लोग वहां से भी स्क्रीन शॉट भी लो सके, ताकि आप वहां से पढ़ भी सकते हो इसको। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने सभी हमारे जो भी परिवार है, इंग्लिश लिटरेचर का परिवार जो इसको कहेंगे हम, सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को शेयर कीजिएगा। और खासकर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि चैनल ग्रो हो और मुझे हिम्मत आए, एनर्जी आए। मैं आपका एक बार फिर से थैंकफुल हूँ, आप मेरे व्यूवर्स का, फ्रेंड्स का, ब्रदर सिस्टर्स का, अ, या बेस्ट विशर्स जो हैं मेरे, के यू पीपल आर सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू। मैं नेक्स्ट, अब इसके बाद हम मिलेंगे, एज ऑफ चासर तक हम पहुंच गए हैं। अब हम वहाँ काम करेंगे चासर के टाइम से लिटरेचर जो शुरू हुआ, जो मैंने आपको जेकेपीएससी के सिलेबस, जो पहला लेक्चर हमने दिया था, मेरे ख्याल में हम उसका नाम वो था, मैं देखता हूँ एक बार, जेकेपीएससी सिलेबस एंड गाइडेंस, कुछ ऐसा होगा। इस चैनल पे जाके आप देखेंगे वीडियोज में। तो जेकेपीएससी का हमने उसमें सिलेबस डिस्कस किया था, और उसमें हमने किया था, स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन किया जाए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए, या क्या क्या चीजें पढ़ी जाए। वहाँ पे मैंने बहुत से ब्रीफ कुछ चीजें दी थी। और वो कहाँ से शुरू की थी मैंने? फ्रॉम द, जो हमारा खासकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 10+2 लेक्चर्स का एस्पेरेंट्स हैं, तो इनके लिए सिलेबस में पहली ही बात थी, पहली ही लाइन थी सिलेबस की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द एज ऑफ चासर टू टीएससी लीट। तो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने वही वो बात की थी, सिलेबस के गाइडेंस के बाद, दूसरे वीडियो में। उसके बाद हमने तीसरे वीडियो में हमने बात किया था यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि जिसमें मैंने फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से उसमें बात की हमने, जिसमें हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड तक हमने उसमें बात की थी, 1066 तक, जब नॉर्मन किंग विलियम द कंकरर जो है, उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था इंग्लैंड पे। तो इसके बाद मैंने कोशिश की कि इस गैप को, ये जो हमारा था बिफोर चासर वाली, तो बिफोर चासर भी कुछ चीजें, क्योंकि एज ऑफ चासर से तो शुरू किया है वहाँ पे सिलेबस में, बट हमने सिर्फ जेकेपीएससी की बात नहीं करनी। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हमारे नेट नेट के एस्पायरेंट्स हैं, इसी स्टेट के सेट सेट के एस्पायरेंट्स हैं। तो हर चीज के लिए थ्रू क्रोनोलॉजी, थ्रू इन ए सिक्वेंस मैंने कोशिश की यहाँ तक पहुंचने की। तो यहाँ से आगे, और खासकर मैं कहता हूँ डिस्टर्बिंग पॉइंट यही रहते हैं, यहीं तक रहता है। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं,
ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। किसी सेट, स्टेट की सेट एग्जाम, नेशनल जो एनटीए का नेट एग्जाम है यूजीसी का, या जेकेपीएससी, या किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लेक्चर्स के लिए, टीचिंग जॉब्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सो फ्रेंड्स, हमने ये एक पूरा एक सीरीज करने की कोशिश की है। इनके लिटरेचर तो आपको हर जगह पे मिलेगा, पर हमने जो लिटरेचर तैयार करने की कोशिश की है मैंने, उसको एक रिफाइंड आपको मिलेगा, और जिसमें सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो हमने तैयार करनी है। कोशिश करूंगा कि इससे आगे तो उतना मुश्किल नहीं है। यही चीज थी कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को याद रखना एक बहुत ही हाँ, बहुत सारी डेट्स हैं इसमें, बहुत सारी रोल्स हैं, करेक्टर्स हैं, डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे इन्वेजन्स हैं, बहुत सारी चीजों को एक सीक्वेंस में याद रखना, डेट के हिसाब से याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पर मुझे उम्मीद है दैट यू पीपल हैव विल ग्रैब इट वेरी इजली, क्योंकि मैंने कोशिश की है। आई हैव ट्राइड इट टू मेक इट वेरी इजी। हाँ, साथ में हो सकता है एक आध मैंने वीडियो जब बनाया था तो उसमें एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो बाहर डिस्टरबेंस भी थी थोड़ी सी, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कुछ गेस्ट थे कि वो तो मुझे मजबूरी में वो करना पड़ा था काफ़ी देर के बाद। तो शायद हो सकता है उसमें थोड़ा मैं जल्दी में कुछ ना समझा पाया हूं, पर आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू a lot. तो थैंक यू फ्रेंड्स, विद दिस होप दैट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ, और जो होगा हमारे विलियम चासर के वर्क, खासकर कैंटरबरी टेल्स या चासर के बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।